के नॉर्मली ना गुजर कर नॉर्मली कैसे गुजरेंगे ऐसे, तो नॉर्मली ना गुजर कर किसी थीटा एंगल पर गुजर रही हो। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होती तब तो नॉर्मल हो जाती, इस डिस्क के परपेंडिकुलर हो जाती, 90 डिग्री बनाती। लेकिन अगर ये किसी एंगल पर गुजर रही है और वो भी 30 डिग्री के एंगल पर गुजर रही है, ये जो एंगल है आपके पास ये कितना है सर, ये 30 डिग्री का एंगल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर है 32 और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरिया वेक्टर जाना था कि आखिर एरिया वेक्टर जो कि यहाँ पर काम में भी आएगा, देखिए एरिया वेक्टर यहाँ पे काम में ले रखा है, तो इसलिए एरिया वेक्टर क्या होता है, कैसे क्या वो फॉर्म करते हैं, कैसे किधर उसकी डायरेक्शन होती है, इंपॉर्टेंट है ये सब जानना आगे गॉस लॉ तक के और उसकी एप्लीकेशंस में ये एरिया वेक्टर काम आने वाला है। तो जरूर देख कर आना एरिया वेक्टर वाला लेक्चर, जस्ट प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 31, ठीक है 31, ठीक है। खैर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर दी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द प्लेन सरफेस। सिंपल डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। अजीब अजीब सी चीजें लिखी रहती है लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल आपको करके दिया है कि साहब अगर कोई भी प्लेन सरफेस है मेरे पास, लेट्स से कोई प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस से ये भी यहाँ पर मैंने क्या बना रखी है, एक प्लेन सरफेस बना रखी है। तो इस प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, वही क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच के एंगल पर। इसलिए ही इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, E डॉट डी एस। देखिए ये क्या है, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। ये आपको क्या दिख रहा है सर, ये हमें एक स्केलर प्रोडक्ट दिख रहा है। किन किन के बीच में, दो वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए वेक्टर्स के बीच में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स वाले लेक्चर में आपको बताया था ये चीज, जिन्होंने 11th में नहीं भी पढ़ा है तो वो वहां से देख सकते हैं। तो दो वेक्टर्स के दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं, स्केलर और वेक्टर, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और ये है सरफेस एरिया का वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में कैसा प्रोडक्ट हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी, एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आएगा, एक वेक्टर की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। और आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट कैसे खुलता है, ई एस कॉस थीटा। अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है तो स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा खुलता है, वैसे ही ये ई एस कॉस थीटा खुल जाएगा। हाँ ये मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ये क्या चल रहा है कि जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है वही चीज यहाँ पर दर्शाई गई है कि साहब जैसे लेट्स से मेरे पास कोई प्लेन सरफेस एरिया है, ठीक है, और इस एरिया का आपको पता है, अगर मैं ये वाली सरफेस कंसिडर करूं तो मैंने आपको बताया था कि 2D सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो सर यहाँ पे मैंने एरिया वेक्टर सही लगाया है क्या, हाँ सर आपने इस सरफेस के, ये जो सरफेस आपने ली है इसके नॉर्मल लगाया है, हाँ सर यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। और आपको महसूस करना है कि ये जो प्लेन सरफेस है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो है मौजूद है। ऐसा महसूस करो इस दीवार से निकलकर उस दीवार में बहुत सारी फील्ड लाइंस जो है ऐसे, इस पूरी जगह पर ऐसे फील्ड लाइंस जो है वहां से निकलकर इस तरफ जा रही है। और इस फील्ड लाइंस में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तेजी से उस तरफ भाग रही है, एक सरफेस एरिया अगर मैं कंसीडर करूं तो क्या उन सभी फील्ड लाइंस, तो क्या वो सारी फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया में से क्रॉस होकर के जा रही होगी, हाँ सर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि परपेंडिकुलर एरिया, सरफेस का एरिया क्या होता है, उसके नॉर्मल होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रही है, इस तरफ जा रही है। लेकिन ऐसा सपोज करो कि अगर कोई फील्ड लाइन आपके इस प्लेन सरफेस एरिया के इस एंगल पर हो, तो यानी कि इसके नॉर्मली ना नॉर्मली कैसे गुजारेंगे ऐसे, तो नॉर्मली ना गुजर कर किसी थीटा एंगल पर गुजर रही हो, किसी थीटा एंगल पर गुजर रही हो इस प्रकार से, किससे, इसके एरिया वेक्टर से, इसके परपेंडिकुलर से, इसके नॉर्मल से किसी थीटा एंगल पर गुजर रही हो, तो फिर अपन उस केस में क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नॉर्मल है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके नॉर्मल के अलोंग क्या ले लेंगे, कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि ये एंगल हमें पता है थीटा है, तो आपको पता है वेक्टर का उस तरफ नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट जाता है वो कौन सा जाएगा, कॉस थीटा। तो ये चीज यहां पर कर रखी है।
सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें एरिया वेक्टर के अलोंग लेना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं भी करो तो आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो कि सर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी वाली, ये वाली नहीं, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, कि सर इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखोगे तो ये तो एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है सर? थीटा। ये जो वेक्टर जा रहा है ये नॉर्मल वाला है। तो सर अगर आप इसको इस प्रकार से भी करोगे तो भी तो आपके पास वही आएगा ई ए कॉस थीटा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ले लेते हो, तो भी वही बात पड़ेगी। ठीक है, तो भी वही बात पड़ेगी कि साहब ई कॉस थीटा आ जाएगा, फिर दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे तो कॉस 0 डिग्री आप लिख सकते हो, तो ई कॉस थीटा ए फिर कॉस 0 डिग्री, तो वो भी बात है। और नहीं अगर करना चाह रहे तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, एक ही बात। बेसिकली आपको जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। आपको क्या दे रखा है कि लेट से हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये डिस्क रखी हुई है। सर ये तो रिंग है, महसूस करो ये डिस्क है और ये इस पर रखी हुई है। ठीक है, अब इस डिस्क में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एंगल पर से होकर के गुजर रही है कुछ यूं। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होती तब तो नॉर्मल हो जाती, इस डिस्क के परपेंडिकुलर हो जाती, 90 डिग्री बनाती। लेकिन अगर ये किसी एंगल पर गुजर रही है और वो भी 30 डिग्री के एंगल पर गुजर रही है, ये जो एंगल है आपके पास ये कितना है सर? ये 30 डिग्री का एंगल है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको यहाँ पर महसूस कराना जा रहा है। और इस डिस्क की रेडियस कितनी है? आर है। और डिस्क की शेप आपको पता है क्या होती है? सर्कुलर शेप की होती है। तो अब इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। वही सर सेम फॉर्मूला आप अपन को क्या पता है कि सर ई डॉट एस, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये डिस्क है तो इसका सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? सर सरफेस के नॉर्मल होता है, कितनी बार बताऊं मैं आपको? तो सर इस सरफेस के नॉर्मल हो जाएगा क्या? यानी कि कुछ इस दिशा में हो जाएगा क्या? नॉर्मल दिशा में। हाँ ना बोल भैया? बोले यस सर। सर इसके नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। अरे हाँ ना बोल? अरे यार नहीं आया क्या? देख, ये है एरिया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर है एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो 30 डिग्री का बना रही है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ कितना बना रही है वो? तो सर ये बचा हुआ एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा? सर 90 में से अगर 30 लेस कर दूंगा तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा। बस हो गया काम आप, बस हो गया। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ये 30 देखते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका एरिया और कॉस 30 डिग्री लिख देते हैं। अरे भाई नहीं, ये जो एंगल रखते हैं अपन कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा में ये जो थीटा रखा जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होना चाहिए। डिस्क के साथ बना रहा है 30 डिग्री, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा सर? 60 डिग्री। बात आती है कि सरफेस एरिया कितना है, तो आपको पता है सर्कुलर डिस्क है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर। और cos 60 डिग्री की वैल्यू अब तो आपको पता होनी चाहिए, 10th करे हुए 2 साल हो गए, ठीक है, अभी भी नहीं पता तो फिर कब पता पड़ेगा। cos 60 डिग्री होता है sin 30 डिग्री के इक्वल, यानी कि 1/2 के बराबर। तो ये कितना आ गया आपके पास आंसर? इसका आंसर आ गया आपके पास हाफ पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड आया। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या? बोले यस सर, यहां तक हमारी पिक्चर क्लियर है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक। आइए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। यहां तक नोट कीजिए 1 2 3 4। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए समझते हैं आगे ये क्या कह रहा है कि सब फॉर अ सरफेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। देखिए अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने, यहाँ पर प्लेन सरफेस एरिया बनाया था और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजार रहा था, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो आपकी यूनिफॉर्म थी, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक अजीब सी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कहीं पे ज्यादा कहीं पर कम हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो किसी जगह और उसी के थोड़ा सा पास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम, तो ऐसी कुछ नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारी जो सरफेस है वो भी प्लेन ना हो,
भाई अभी जो क्वेश्चन किया था ठीक है भाई, उसमें सर्कुलर डिस्क थी, उससे एग्जाम्पल में जो था हाँ भाई एक रेक्टेंगुलर शीट थी। तो भैया इनकी शेप तो डिफाइन है ना, इनका तो एरिया अपन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसका भी एरिया पता है, हाँ भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, इसका भी चलो अपन ने पता, अगर सर्कुलर डिस्क थी। लेकिन अगर शेप भी अजीब सी हो गई तो सरफेस एरिया भी कुछ अजीब सा आ गया तो कुछ भी रैंडम सा, तो सर फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? वहां पर तो फिर अटक गए अपन, उनका एरिया कैसे निकालेंगे? तो भैया अटके नहीं है, वहां पर सिंपली अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। वहां पर अपन को उसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इनके डॉट प्रोडक्ट का, सॉरी इनके डॉट प्रोडक्ट का क्या कर देना है। देखिए डीएस लिया, इसका मतलब है कि अगर सरफेस भी अजीब सी हो तो उसका एक एलिमेंटल, जैसे कि कोई अजीब सी सरफेस आ गई, अब इसका एक एलिमेंटल एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे डीएस, और सभी डीएस 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 सभी सभी प्रकार के एलिमेंटल एरियाओं को क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो पूरा एक एरिया कवर आ जाता है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, और वही बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो इस केस में ऐसा करते हैं अपन कि अगर कुछ ऐसी अजीब सी दुविधा आ रही हो तो इंटीग्रेशन का सहारा वहां पर लेना पड़ता है। ये चीजें देखिए, ये चीजें होती है डिस्क्रीट, हाँ भाई सीधी सीधी समझ में आ रही है, और अच्छी खासी जो है दूर दूर मौजूद है, विविक्त मान उसके पॉसिबल है, यानी कि अच्छी खासी वो एक काउंटिंग ऑफ नंबर्स में मौजूद है, तो उनको कहते हैं अपन डिस्क्रीट। लेकिन अगर अजीब सी चीज आ रही है जिसमें छोटा एरिया कंसीडर करना पड़ रहा हो, तो फिर वहां पे फिर अपन इंटीग्रेशन का सहारा ले। आगे मोर ओवर फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, लेकिन आपकी अब जैसे ये जो सरफेस थी ये तो चलो 2D थी, लेकिन अगर कोई 3D सरफेस आ गई, क्लोज्ड सरफेस वो भी 3D आ गई, तो फिर उस केस में क्या करोगे, जैसे कि ये सरफेस है, अब ये जो सरफेस है ये एक क्लोज्ड सरफेस है, 3D भी है और क्लोज्ड सरफेस भी। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए हम किसका कैसा इंटीग्रल लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेते हैं। सिंपल सी बात है यार, छोटा मोटा चीज। देखिए ये सिंपल अपने पास नॉर्मल इंटीग्रल है, ये गोला बना दिया, यानी कि ये किसको दर्शा रहा है, एक क्लोज इंटीग्रल को दर्शा रहा है, यानी कि जो आपका इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो एक क्लोज्ड सरफेस पर किया जा रहा है, एक बंद सरफेस पर, जो कि पूरी तरीके से क्लोज्ड है, उस सरफेस पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीजें होती है। आगे अब आपको देखिए इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो आपको पता होनी चाहिए, कभी कभार जो है एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है। तो भैया इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम होती है। अब देखिए अब ये भी चीजें बतानी, जो है बतानी तो नहीं चाहिए, ठीक है, सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर गुलाम, और डीएस यानी कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल ही चीज है, ये तो आपको फॉर्मूले से ही चीजें आसान हो जाती है, यूनिट वगैरह की। डायमेंशन भी इसी प्रकार से आता है आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन रख लो, और फिर आपके पास यहाँ पे सरफेस एरिया का डायमेंशन रख दो, तो दोनों को मिलाओगे तो फिर ये अपने पास निकल करके आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे कि अपन ने देखा था, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशन होगा वो किसी प्रकार से निकालेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर F/Q। ठीक है, और एरिया का डायमेंशन आ गया, ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन। अरे यार फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, ये तो 11th में मास्टर जी खूब रटवाते हैं, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, और नीचे आ गया कुलाम, और कुलाम का डायमेंशन आपको वैसे ही पता है, ठीक है, और यहाँ पर आ गया L ठीक है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही निकल करके आएगा, देखिए M1 हो गया और L2+1 हो गया 3, T ऊपर आएगा तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, A भी ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से आप डायमेंशन और यूनिट चीजें निकाल सकते हो, छोटी मोटी चीजें है, और यहीं से आप यूनिट भी आ गई, इधर फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, चार्ज की होगी गुलाम, और ए की होगी मीटर। तो सिंपल सी चीजें ही आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो बस यही था आज का लेक्चर आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने चर्चा की छोटी मोटी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे और गॉस लॉ पर जंप करेंगे अब नेक्स्ट, उससे पहले अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज का लेक्चर नोट कर लीजिएगा याद से, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।